शुरू कर लें क्या? पिछले कुछ दिनों में सरकार की तरफ से केंद्र की सरकार के जब 11 साल पूरे हुए उसके ऊपर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जहां उसने राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रशंसा करी। वहीं उसके साथ साथ उसने हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पीठ थपथपाने का काम किया और बड़े दावे के साथ कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद पर्ची और खर्ची का सिलसिला खत्म हो गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मैक्सिमम लोगों को जो रोजगार मिला उसमें हरियाणा से बाहर के मतलब अगर कोई 100 पोस्टें निकली तो हरियाणा के हिस्से में मुश्किल से 20 पोस्टें आई, 80 बार के लोगों को दी गई। सबसे पहले तो भाजपा की सरकार ने प्रदेश के युवाओं के साथ रोजगार देने के मामले में भेदभाव किया और उसके साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में 3 करोड़ रुपए नगद पकड़े गए। एसएस बोर्ड में पेपर घोटाला हुआ, उसमें उनके कर्मचारियों को जेल तक जाना पड़ा। अब की ताजा घटना है, ये जो सीटी का पेपर था उसके लिए जो एक पोर्टल इन्होंने बना रखा है सर्व पोर्टल के नाम से, उस पोर्टल को सुचारू रूप से ये लोग चला भी नहीं सके। उसमें हरियाणा प्रदेश के बच्चों ने जिन्होंने इस पेपर में जाना चाहिए था, लाखों ऐसे बच्चे हैं जो इससे वंचित हो गए। हमारी सरकार से डिमांड है कि 15 दिन का कम से कम और समय दिया जाए ताकि वो बच्चे भी अप्लाई कर सकें, वो भी कल के इसके एग्जाम में जा सकें। उसके साथ साथ जो लेक्चरर्स लगने थे, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर जो लगने थे, उनके अंदर भी इसी तरह का भेदभाव किया गया है अलग अलग डिपार्टमेंट में। बाकी सारी चीज़ें तो आपको जो प्रेस नोट दिया जाएगा उसमें लिखित रूप में दे देंगे, आप समय में उसको देख लेना। लेकिन सबसे ज़्यादा अनदेखी अगर आज किसी वर्ग की जाती है तो हरियाणा प्रदेश में युवाओं के साथ साथ किसान वर्ग की। वैसे तो कोई अछूता नहीं है, लेकिन आप देखो ना, जहाँ इंसेंटिव मिलता है पढ़ने वाले बच्चों को, दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी आज नहीं है जिस यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप ना मिलती है। इवन हमारे यहाँ से जो स्कॉलर बच्चे हैं, अगर वो विदेश के किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के एडमिशन लेते हैं तो वहाँ की यूनिवर्सिटी अलग से उनको स्कॉलरशिप देती है ताकि उनकी यूनिवर्सिटीज़ का नाम भी वो बच्चे भविष्य में आगे बढ़ा सकें। एचयू के अंदर जो स्कॉलर बच्चे थे, जो 75% से ज़्यादा मार्क्स लेने वाले थे, जो पीएचडी के थे, जिनको 10,000 रुपया मिलता था महीने का स्कॉलरशिप का, जो आपके इसके एमएससी के थे जिनको 6,000 रुपया मिलता था, वहाँ का वाइस चांसलर जो है खुद अनपढ़ है, खुद के पास नकली डिग्रियां हैं। इनको लेकर के विधानसभा के अंदर हमारी पार्टी की तरफ से अर्जुन ने सबूत के साथ, हमारे विधायक ने
चीफ मिनिस्टर के सामने ये बात रखी थी कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसने जो शिक्षा रत्न का अवार्ड ले रखा है वो भी फर्जी है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। बजाय उसकी जांच करने के उसकी पीठ मुख्यमंत्री ने थपथपाई और उसका इतना हौसला बढ़ा दिया कि उसने जो स्कॉलरशिप दी जाती थी वो बंद कर दी। जब स्कॉलरशिप बंद की गई तो वहाँ पढ़ने वाले बच्चे जिनकी वजह से यूनिवर्सिटी का नाम बढ़ता था, ये हमारी एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। और आप मान के चलो कि एग्रीकल्चर को अगर बढ़ावा देना है तो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, क्योंकि वही कल को साइंटिस्ट बनेंगे, वही कल को खेती बाड़ी को आगे लेकर के जाने का काम करेंगे। इन्होंने उनकी स्कॉलरशिप बंद कर दी। बच्चों ने जब उसके लिए वीसी के सामने जाकर के डिमांड रखी, ये पहली दफा हुआ है देश के इतिहास में मेरी ख्याल कि जहां जायज मांग के लिए बच्चों की बात सुननी चाहिए थी, बात सुनने के बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और लाठीचार्ज वहाँ की जो सिक्योरिटी है एचओ की, उसने तो किया ही किया, उसके साथ साथ मतलब किस तरह से उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर जो थे, असिस्टेंट प्रोफेसर जो थे, केवल वीसी के आगे उनके अच्छे नंबर बन सके, उन्होंने भी उनके साथ शामिल होकर के उन बच्चों के ऊपर, निहत्थे बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई। इसको जितना कंडम किया जाए थोड़ा है। हमारी डिमांड है कि जिन बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, जिनको चोटें आई, उसकी एमएलआर कटनी चाहिए, और जिन्होंने इनके ऊपर लाठियां भाजने का काम किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ सिक्योरिटी अफसर को, वाइस चांसलर को और उन प्रोफेसर्स को तुरंत निलंबित किया जाए, नौकरी से हटाया जाए, जिन्होंने इस सारे चक्कर को अंजाम देने का काम किया। ये सोच समझ करके किया गया काम है। इसी तरीके से इस राज बनने के बाद गरीब बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी उसको बंद कर दिया गया। हालत ये कर दी कि जो गरीब घरों के बच्चे जो जाकर के यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ते हैं, सरकार की तरफ से उनका खर्चा उठाया जाता है। अब सरकार कहती है कि आप फीस जमा कराओ, यूनिवर्सिटी भी कॉलेज भी दोनों कहते हैं आप फीस जमा कराओ, आपका जो पैसा आएगा सरकार की तरफ से वो हम आपको बाद में देंगे। अगर उनके पास पहले पैसा ही होता तो फिर सरकार के सामने हाथ क्यों फैलाते। इसी तरीके से कोई भी सरकार जो है, जहाँ कहीं अच्छी सरकार होगी, जहाँ सरकार की कहीं कोई बड़ाई करने वाला होगा, उस प्रदेश की हमेशा प्रशंसा होती है जिस प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, कानून व्यवस्था सही हो, जहाँ बिजली की व्यवस्था ठीक हो, पानी की व्यवस्था ठीक हो। पानी के मामले में फैल हो गए। बिजली की हालत ऐसी है, आज 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के कट लगते हैं। गांव में तो मुश्किल से 4 घंटे बिजली मिलती है। ट्यूबवेल की बिजली है ही नहीं, किसान परेशान कर रखा है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर की तो दिवालिया पिट गया। मुझे हैरानी होती है कि मुख्यमंत्री जब ये कहता है कि हम एक भी अपराधी को प्रदेश में नहीं रहने देंगे, उसके नाक के नीचे अपराध होते हैं। उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नारायणगढ़ के अंदर है, सरेआम हमारी पार्टी के एक साथी को, ये गैंगस्टर जो आज बने घूम रहे हैं, उन्होंने सरेआम उसको मार दिया। क्या नाम था उसका? हरविलास।
आज तक हरविलास को मारने वाले पकड़े नहीं गए। इससे ज़्यादा बुरा हाल और क्या होगा। उसके बाद आप देखो, यमुनानगर जिला नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में 12 ऐसे जिले हैं आज जहां शराब के ठेकों की नीलामी नहीं हो रही। 300 से ज़्यादा ठेके हैं और यमुनानगर अकेले के अंदर 45 जोन हैं। टोटल 50 जोन हैं। 50 में से 45 जोन आज ऐसे हैं जहाँ कोई भी शराब का ठेकेदार जा करके ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेता। मुख्यमंत्री स्वयं ठेकेदारों को बुला करके कहता है हम आपकी सुरक्षा करेंगे। और गैंगस्टर जो है वो सामने से टेलीफोन करके कहते हैं कि अगर किसी ने भी जा करके इस ऑक्शन में हिस्सा लिया, हम उसको गोलियों से भून देंगे। कितनी हैरानी की बात है कि सरकार जो ऑक्शन सरकार ने करनी है वो भी नहीं कर पा रही, और फिर ये कहते हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियाँ ठीक कर रखी है। ऐसे हालात जिस प्रदेश में हो जाएंगे, उस प्रदेश के अंदर कोई भी नई इंडस्ट्री नहीं आ सकती। कोई बाहर का आदमी आकर के अपना व्यवसाय नहीं खड़ा कर सकता। यहाँ के लोग सुरक्षित नहीं हैं तो बाहर वाला कैसे आएगा। इससे ज़्यादा बुरी हालत और क्या होगी। रोहतक पीजीआई में जो है, जो कर्मचारी है, पहले वो स्ट्राइक पे गए अपनी मांगों को लेकर के, उन्हें आश्वासन देकर के खड़ा किया गया। आज फिर 16 दिन से उनको जो आश्वासन दिए वो पूरे नहीं किए गए। आज फिर मजबूर होकर के कर्मचारियों को पिछले 16 दिन से हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। अगर हॉस्पिटल के कर्मचारी स्ट्राइक पे चले जाएंगे, सफाई कैसे होगी। अगर हॉस्पिटल में सफाई नहीं होगी तो इलाज कैसे होगा। उन लोगों की बात को सुनना चाहिए सरकार को। सुनने की बजाय उन्हें मजबूर किया जाता है स्ट्राइक करने के ऊपर, क्योंकि वहाँ भी इसी तरह का वाइस चांसलर लगा रखा है जो किसी की बात को नहीं सुनता। इवन अनिल विज ने स्वयं स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बात कही थी कि जिस आदमी को यहाँ डायरेक्टर बना करके लगा रखा है, वो आदमी तो यहाँ पे चपड़ासी के काबिल भी नहीं है। ऐसी हालत है सरकार की। हम डिमांड करते हैं, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि जो इस किस्म के लोग हैं जिनको तुम्हारा सरकारी संरक्षण है, इसको बंद करो। और प्रदेश के लोगों में जो आज जिस तरह का डर का एक वातावरण बना हुआ है, उन लोगों को सरकार के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि तुम्हें यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें सुधार नहीं करेंगे तो फिर हम अपनी पार्टी की तरफ से लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों के साथ खड़े होकर के जहाँ ऐसे लोगों के साथ जो आज डर और भय का माहौल बनाया हुआ है, हम नए सिरे से, क्योंकि हमारा प्रदेश चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ प्रदेश है, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है सरकार, किस तरह से एक किसान को जिंदा जला दिया जाता है पानीपत के अंदर। आज तक भी FIR नहीं है, जांच SP को सौंप दी, SP जांच कर रहा है, आज तक रिपोर्ट नहीं आई। एक आदमी को जला दिया जाता है और उसकी रिपोर्ट ना आई, इससे ज़्यादा बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, एजुकेशन की हालत कैसी है आज। हमारे यहाँ पे 2,25,000 सीटें हैं, ये जो हायर एजुकेशन में कॉलेजेज में। हैरानी की बात है, आज हमारे यहाँ बच्चे जो है पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास क्योंकि इतनी भारी फीस भरकम लगा दी कि उनको फीस देने में दिक्कत आती है। आज
1,22,000 सीटें तो भर दी गई। 1,03,000 सीट आज भी खाली है, दाखिले बंद हो चुके हैं। अगर कोई दाखिला लेने जाता है तो उसके आगे फिर जो प्राइवेट कॉलेज अपनी मनमर्जी से उनसे पैसा वसूल करते हैं। ये सारा सरकार की मिली भगत से हो रहा है। ये अड्डे बना दिए इन्होंने। हर डिपार्टमेंट में आप ये मान के चलो सरकार का पूरा दखल है। दखल के साथ साथ सरकार ने ऐसे लोगों को वहाँ पे एडजस्ट कर रखा है जो अपनी मनमर्जी से उन डिपार्टमेंट में लूट मचाने का काम करते हैं। आज हमारी पार्टी में बहुत सारे साथी जो है शामिल हुए, जिनके नाम आपको माजरा जी बताएंगे कि कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी जगह से, कौन कौन साथी और आज नए शामिल हुए। साथियों, आप जो हरियाणा प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों से चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अवगत कराया और जिस प्रकार से हमारी पार्टी का संगठन बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और धरातल पे भी हम हर मुद्दे को लेके संघर्ष कर रहे हैं, उसको देखते हुए हमारे पुराने साथी और संघर्ष के साथी वेद मुंडे जी आज हमारे कांग्रेस पार्टी को छोड़ के। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर आपको बता दें मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर अभय चौटाला ने निशाना साधा। बीजेपी ने युवाओं के साथ किया धोखा, अभय चौटाला ने कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले को लेकर भी सवाल उठाए हैं। भर्ती में भी भेदभाव किया गया है, अभय चौटाला की तरफ से साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया है। तो सीएम ने कहा कि पर्ची और खर्ची का सिस्टम, तो बाहरी राज्यों के लोगों को रोजगार दिया गया, राज्य के लोगों से भेदभाव किया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर अभय चौटाला ने उठाया सवाल, भर्ती में हुआ है भेदभाव, हरियाणा में रोजगार बाहरी राज्यों के लोगों को दिया गया है। तो ये बड़ा और गंभीर आरोप है। पहले तो राज्य के लोगों से भेदभाव किया गया है और सीएम ने कहा कि पर्ची और खर्ची का सिस्टम खत्म किया। ये अभय चौटाला की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि पर्ची और खर्ची का सिस्टम खत्म कर दिया गया है, लेकिन बाहरी राज्य के बाहरी लोगों को रोजगार दिया गया है। सीईटी पेपर मामले में बने पोर्टल चल नहीं सके। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि पर्ची और खर्ची का सिस्टम खत्म किया है, बाहरी राज्यों के लोगों को रोजगार दिया गया। ये अभय चौटाला की तरफ से कहा गया, राज्यों के लोगों से भेदभाव किया गया है।